हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था फजान रूल के बारे में। आज हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। फजान रूल जो था वो कैसे एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, क्वालिटेटिवली बताता है और उसको डिस्कस करता है। कैसे उसकी नेचर या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है वो बताता है। और आपको मैंने बोल दिया था लास्ट टाइम में, मैंने बता दिया था कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के ज्यादा होते हैं। कुछ एक्सेप्शनली कोवैलेंट बॉन्ड जिनके अंदर कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनका भी होता है। जैसे डायमंड 3D स्ट्रक्चर, इनका बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। और कंडक्टिविटी की बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कंडक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन एक एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट, उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो आज हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड कह लीजिए केमिकल बॉन्डिंग की जान है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट केमिकल बॉन्डिंग का इसी के ऊपर होता है। जैसे लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर, दूसरा आपका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरा अगर हम बात करेंगे आपका वेस्पर थ्योरी जो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है, और चौथा बट इंपॉर्टेंट वन एमओटी। एक के बाद एक ड्रॉबैक आता गया, ठीक है, और दूसरी चीज इंट्रोड्यूस होती गई और उसकी ड्रॉबैक कम होते गए, एमओटी लास्ट में फाइनल हो जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जनरली मैं बात कर रहा हूं, ये बनता कैसे बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी जैसे आपका आयनिक बॉन्ड क्या था, एक दानी था और एक आपका लेने वाला था और एक डोनेट करने वाला था। यानी एक रिच पर्सन था और एक पुअर था। एक ने कहा जा जी ली अपनी जिंदगी, जैसे सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जी ली अपनी जिंदगी, Cl आयन को Cl ने Cl नेगेटिव बना लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप मेरे काम आओगे तो मैं आपके काम आएगा, बी प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये काम उसी हिसाब से करता है कि अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास हेल्प करने के लिए कुछ बचता नहीं है, वो आपके आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं डेप्थ तक। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये टू टाइप्स के इसमें भी होते हैं बेटा। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर की अगर हम बात करेंगे, बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट एटम्स और बिटवीन सेम एटम की जरूरत नहीं, सब अंडरस्टूड है बेटा। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बेटा, तो उसको बेस मान के चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जिसमें होगा उसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, ना के बराबर होगा, उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, ना के बराबर कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट होते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता नहीं, वो नॉन पोलर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया HCl। ठीक है, HCl ने क्या कहा कि भाई कोऑपरेटिंग वाला भी हिसाब किताब हो सकता है। इसने कहा यार हाइड्रोजन तेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। कहता हाँ भाई यार एक ही इलेक्ट्रॉन है। Cl ने कहा मेरे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। Cl ने कहा मेरे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा करें कि दोनों काम हो जाए। कहता हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कहता है यार मैं हाइड्रोजन मेरे एक इलेक्ट्रॉन ले ले और मुझे भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे दे। कहता है ठीक है, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और तुम्हारा भी डबलेट कंप्लीट हो गया, तो इसकी वजह से दोनों को फायदा हो गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, एक इसने लिया एक इसने लिया, तो शेयर एक ही इलेक्ट्रॉन किया दोनों ने, तो इसीलिए इसके HC के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके टाइप्स भी। अब नॉन पोलर की बात करते हैं। नॉन पोलर से नाम क्या रहा, मतलब सेम एलिमेंट्स, जनरली हम सेम एलिमेंट्स में देखते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, H2 की बात करेंगे। सिंपल है, इसने भी क्या कहा, तू तो भाई है मेरा यार, जुड़वा भाई, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ
दूसरे हाइड्रोजन को देखेंगे, दूसरे हाइड्रोजन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो उसने कहा एक भाई तुम दे दो, एक भाई तुम भी दे दो, शेयर कर लेते हैं, दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों के डबलेट पूरे हो जाएंगे, दोनों के डबलेट पूरे हो जाएंगे। तो डबलेट पूरे होने की वजह से क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया और H के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया और जनरली H2 से हम शो करते थे और HCl से ऐसे शो करते थे। ठीक है, तो ये आपका पोलर और नॉन पोलर जो बॉन्डिंग होती है उसके बिहाफ में मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड के बारे में, दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड के बारे में। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें बताई है, सैचुरेशन एंड सैचुरेशन के अंदर, सैचुरेशन एंड सैचुरेशन नेमिंग जब मैंने डिस्कस करी थी वहां पे, तब मैंने आपको डिस्कस करी थी। यहाँ के अंदर थोड़ा हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक एग्जांपल्स लेंगे। तो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं यानी दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, मैं उसको H2, एक ले लेता हूं आपका O2 और एक आपका ले लेता हूं N2। बहुत सिंपल एग्जांपल ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं अगर वैलेंस शेल की बात करूंगा, वैलेंस शेल की अगर बात करता हूं तो वैलेंस शेल अगर निकालूंगा बेटा तो कैसे निकालूंगा, ये हाइड्रोजन का सबको पता ही है, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिख देता हूं यहाँ पे और एक नाइट्रोजन लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है, यहाँ पे इससे बॉन्डिंग है। मैं मार्कर केवल चेंज कर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा अच्छे से रहे, पढ़ने में मन लगे और अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। डिफरेंट कलर अगर होते रहते हैं बेटा तो मन करता है पढ़ने का, ठीक है। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसको नहीं आता मैं यहाँ भी डिस्कस कर दूंगा। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, इसने कहा ठीक है भाई कर देते हैं। सेम वही चीज जो मैंने अभी करवाई थी आपको, तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इससे इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होगा, सेम है। तो इसने भी कहा भाई 2 यार तुम दे दो, 2 यार तुम दे दो, ठीक है, हो गया दोनों काम, चल गए दोनों काम, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 5 होंगे, सेम है नाइट्रोजन। इसने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए और इससे भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 3 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से कितने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 शेयर किए, यानी तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इसने एक शेयर किया था, इसमें सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं H और H, O डबल बॉन्ड O और N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं, किसी को अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना आता है तो बेटा देख लो, मैं हाइड्रोजन का निकाल के दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन का निकाल के दिखा देता हूँ और नाइट्रोजन का निकाल के दिखा देता हूँ। एटॉमिक नंबर देखेंगे, एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 7। अब हम बात करेंगे इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है पहले 1s1 हो गया बेटा, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको निकालेंगे तो आपको आता है 1s2 2s2 2p4। तो ये 2 और 4 6 ये वैलेंस शेल है आपका, क्योंकि सेकंड शेल है, सेकंड शेल इंट्रोड्यूस हुआ, सेकंड शेल के अंदर डी नहीं आता है बेटा, इसीलिए यहीं पे जाकर रुक जाएगा 2 और 4, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 2 2 4 और 4 8 हो गया। यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये आपका 2 3 5 हो गया, वही मैंने लिखा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी सबको, तो ये चीज याद रखिएगा। और जिनको नहीं आता है वो इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f तक ही लेके जा रहा हूं मैं। इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, इसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को आते होंगे सब, लेकिन मैं बना देता हूँ। जिनको नहीं आता बेटा तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं, सब यहीं आके सीखते हैं,
बाहर से नहीं सीखता, ठीक है। ये यहाँ पे 1s के बाद किस पे आया, मार्कर चेंज कर लेता हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1s के बाद 2s पे आया, 2s के बाद 2p पे आया, 2p के बाद 3s पे आया, 3s के बाद 3p पे आया, फिर 4s पे आया, 4s के बाद 3d पे आया और 3d के बाद आया 4p पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 4s पहले लिखा जाता है और 3d बाद में फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 4s पहले फिल करते हैं 3d बाद में। और क्यों करते हैं ऐसा हम पढ़ेंगे जब हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और क्वांटम नंबर जब हम पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर ये चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चीज होती है। ऑब्बो प्रिंसिपल, हुन्स लॉ जो होता है, हुन्स रूल जो होता है वो देखेंगे, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे। तो ये सब चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आइए चलते हैं आगे और इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत बेसिक चीजें अभी आपको बता रहा हूँ, जो चीज कोवेलेंट बॉन्डिंग बिल्कुल स्टार्टिंग है। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। वैसे मैंने इसके बारे में बातचीत पहले भी करी है, इसके बारे में बातचीत मैंने पहले भी करी है, बहुत शॉर्ट में ये बातचीत करी है मैंने। एनटीएससी में एक वीडियो अपलोड किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जहाँ पे लुईस एसिड एंड बेस के बारे में बातचीत करेंगे। जिनको एसिड एंड बेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके एनटीएससी में वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर बेटा सिंपल सी चीज है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 तो चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है। तो उसके अंदर जो बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो केवल एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर है प्लस H पॉजिटिव। भैया H पर पॉजिटिव लगा हुआ, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं इसको थोड़ा ओपन करके बता देता हूँ क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। ये मैंने 3 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, ये सारे के सारे शेयरिंग से हुए हैं, तो ये सारे के सारे आपके कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक पेयर बच गया वैलेंस शेल में, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। वैलेंस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम का अगर बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं होता है तो उसको हम लोन पेयर कहते हैं, एक पूरे पेयर को। तो लोन पेयर हो गया। अब इस लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर दे के भूल जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रिच पर्सन नहीं है, ये किसी को उधार दे सकता है, बोरो कर सकता है, ठीक है। बोरो दे सकता है कि हाँ आप थोड़े देर के लिए लीजिए लेकिन मुझे वापस दे दीजिएगा, ठीक है। आप लेके भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, लोन पेयर जो था इसका, इसने क्या किया कि हाइड्रोजन प्लस वाले का भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ कर सकते हो तो कर लो, कहता हाँ मेरे पास थोड़ा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तुम ले सकते हो। तो इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। डोनेट करने के बाद क्या रहा, NH3, ठीक है। आपको मैंने वहां पे भी ये सिखा रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। एक तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो विदाउट चार्ज, किसने लिया है उसके ऊपर चार्ज बता सकते हो, ठीक है, जिसने लिया है उसके ऊपर चार्ज, और ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज एक, क्योंकि हाइड्रोजन पहले भी चार्ज लगा हुआ था तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, मतलब कोई भी चार्ज आपका हाइड्रोजन के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उसको नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑलरेडी H पॉजिटिव था इसीलिए दोनों चार्ज कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से चार्ज खत्म हो गया। तो जो देता है लोन पेयर, ठीक है, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको कहते हैं हम लुईस बेस, ठीक है, और जो लेता है उसको कहते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम कहते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर लेता है उसको कहते हैं लुईस एसिड। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं तो ब्रॉन्स्टन में भी आ सकता है बेटा, लेकिन उसमें वर्डिंग अलग हो जाती है। देखो वो वर्डिंग क्या कहता है वो समझो। वो कहता है जिस मॉलिक्यूल ने H+ लिया, जिस मॉलिक्यूल ने H+ लिया
या जो सोल्यूशन से आपके H+ ले लेते हैं वो कहलाता है ब्रोंस्टन बेस। ये ब्रोंस्टन बेस भी है, ठीक है, ये ब्रोंस्टन बेस भी है और ये आपका एरेनियस बेस भी है। इस सब बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट NTSC में अपलोड किया है, ठीक है। लुईस बेस और लुईस एसिड ये आपका हो गया। इसको एक नॉर्मल, फॉर एग्जांपल मैं इसको नॉर्मल बना देता हूँ। मैंने A ले लिया प्लस B ले लिया, A देने वाला हो गया तो मैंने इसको ऐसा बना दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो उसका ही मैंने एक एग्जांपल आपका यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग के बारे में बातचीत होती है। अब मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया। अब मुझे ये एटम देखना है कि जो सेंटर एटम डोनेट कर रहा है वो किस ग्रुप का है, या ग्रुप की बात छोड़िए, मैं बात कर लेता हूँ रो की। सेकेंड रो का है कि थर्ड रो का है, तो ये आपका सेकेंड रो का है। और सेकेंड रो की बात करेंगे तो सेकेंड रो के पास होता है केवल S और P सबशेल, S और P सबशेल। ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी D इसके अंदर नहीं होता तो ये एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब ये इतने ही रहेंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी आप बात कर लीजिए सेकंड शेल वाले जो होते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अगर शो करते हैं तो। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल, इसी का पहले देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं BH3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं F नेगेटिव। F नेगेटिव का मतलब हो गया इसके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लोन पेयर ज्यादा है, लेकिन लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, तो हम उसको दिखाएंगे। और बोरॉन की बात करें, बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन के वैलेंस शेल में उधर लिख देता हूं, मुझे यहाँ यूज करना पड़ेगा। बोरॉन के वैलेंस शेल में अगर बात करूं, बोरॉन में होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। बोरॉन हो गया आपका 5, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 3, तो वैलेंस शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, जरा गौर से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड कितने बना रहा है 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू कितने हो गए बेटा 6, यानी वैलेंस शेल में इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। तो मैं इसको बना देता हूं, मैं इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा। ऐसा क्यों बनाया, और तरीके से मैंने जैसे नाइट्रोजन या फिर अमोनिया बनाया था, वो सब जानेंगे हम जब हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में, ठीक है। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने बाकी है बेटा, वीडियो देखते रहिए, बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिया। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट इसको अभी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ही इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इससे F नेगेटिव से रिएक्शन कर रहा है। तो F नेगेटिव क्या करेगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, और जैसे ही F नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ये आपका हो जाता है BH3, और जो दे रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर चार्ज हट गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और इसको नॉर्मली मैं डोनेट करके साइन दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, इसको BH3F जो बुक्स में लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और सिंप्लीफाइड वे में भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन देती है आप उसकी तरह इसको आप सिंगल बॉन्ड की तरह बना सकते हैं, क्योंकि इट इज द टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी बात करें, मैं यहाँ पे भी इसको शो कर देता हूँ और अच्छे से दिखाने के लिए। F नेगेटिव यहाँ पे गया, ये ध्यान रखना बेटा, एरो गलती मत करना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो लेके जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एरो हमेशा उसकी तरफ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, कहां से, इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ से, ठीक है। तो टेल जो होगी इलेक्ट्रॉन रिच वाली तरफ होगी, और हेड जो होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले में होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फिर से यही चीज जो मैंने बनाई, यही चीज आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने सेकंड वाला भी आपको बता दिया, और इसको डोनेट करने के लिए हम सिग्मा बॉन्ड से शो करते हैं, और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड शेल के बाद में, यानी सेकंड शेल वाले जो होते हैं एलिमेंट, यानी जो आपका सेंट्रल एटम है वो आपका, उसका जो वैलेंस शेल है वो आपका सेकंड शेल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड शेल वालों की, उसमें क्या चेंजमेंट हो जाता है, तो उसका एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसका हम ड्रॉ करते हैं, वो देख लीजिए। इसका तो हम लोग ने सिंगल बॉन्ड से थ्रू ड्रॉ किया। अब बात करते हैं हम थर्ड शेल वालों की, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड शेल वालों की। अब थर्ड शेल आते ही आपको पता है
उनके अंदर spo तो होता ही होता है, d भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 मैक्सिमम और d में 10, टोटल कितने 18 इलेक्ट्रॉन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया सल्फर का। बॉन्डिंग में आपको बताऊंगा, सल्फर के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के नीचे सिस्टीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये है कि नहीं है देख लेते हैं। 6 2 2 10 हो गया बेटा, 2 और 4 6 हो गया, मतलब 16 है, ठीक है। अब मुझे बनाना है SO3, SO3 बनाने के लिए पहले मैं वैलेंस शेल लिखूंगा, किसका? सल्फर का, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसको सेंट्रल एलिमेंट मान लेते हैं, और लेकिन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और भी कंडीशंस है, वो मैं आपको लुईस थ्योरी के अंदर बताऊंगा। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के नीचे बिलोंग करता है ये ऑक्सीजन, ये बना दिया मैंने बेटा। ये ऑक्सीजन, ये और एक ऑक्सीजन ये बना दिया, ठीक है। सबके पास वैलेंस शेल में 6, इसके पास 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। तो भाई इस ऑक्सीजन से कहा, ऑक्सीजन ने कहा भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने कहा भी इलेक्ट्रॉन दे दो, सल्फर से ले लो भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने भी कहा इलेक्ट्रॉन दे दो, उससे भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। 3 तो हो गए। ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सल्फर की बारी है। सल्फर ने कहा यार मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं चाहिए, मैं भले ही एक्सपेंड कर सकता हूँ लेकिन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसी एक ऑक्सीजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ एक बार, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, लेकिन किसी एक से उसके भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ले लिए, ठीक है। तो देखिए इस वाले ऑक्सीजन शेयर कर लिया बेटा, लेकिन इसे शेयर नहीं किया, इसको केवल दिया, तो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इस ऑक्सीजन से भी कैसे बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इसको तो तुरंत लिख लोगे, और मैं स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ बेटा बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कौन से, इस जब सेंट्रल एलिमेंट आपका कैसा हो, सेंट्रल एलिमेंट आपका थर्ड शेल का हो, तो सेंट्रल एलिमेंट आपका थर्ड शेल तक है, ठीक है। यानी इसके वैलेंस शेल जो है थर्ड है। तो देखिए उसके अंदर मैंने भी कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बना दिया। एरो अगर ऐसे लगाएंगे तो साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, एरो ऐसे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है कि सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कैसे लगेंगे। तो ध्यान रखिए जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो सेंट्रल एलिमेंट अगर आपका थर्ड शेल होता है और जिससे बना रहा है तो उसके बीच में डबल बॉन्ड शो कर देते हैं। तो आप जो नॉर्मली इसको शो करते हैं वो ऐसे शो करते हैं, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड यहां तक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग थे। कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही इंपॉर्टेंट, आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। अब बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। मैंने ऑलरेडी काफी चीजें आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयनिक बॉन्ड से अलग होता है। और इसके अंदर आप आइसोमेरिज जो मैंने बोला था, कभी आयनिक बॉन्ड वाले आइसोमेरिज नहीं शो कर सकते क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है। लेकिन मैंने आपको हर जगह बॉन्ड बना के दिखाया है, और बॉन्ड बना के दिखाया है तो बॉन्ड बनाने का मतलब हो गया कि आप किसी भी प्लेस में अगर चेंजमेंट करते हो, यानी एक अटैचमेंट में अगर डिफरेंस होता है, अटैचमेंट में डिफरेंस होने की वजह से ये, क्योंकि ये बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो रहा है, अगर अटैचमेंट डिफरेंट करोगे तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आपका आइसोमेरिज्म शो करता है, तो चीज ध्यान रखिएगा। और अगर इसके आइसोमेरिज्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक कर दीजिए,
लिंक क्लिक करते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है एसएमएलएम्स के ऊपर, ज्योमेट्रिकल एसएमएलएम्स के ऊपर भी, तो आप वहां से जाके ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने टॉपिक कवर कर लिया है मोस्टली, जो मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आगे हम जो पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।